हेलो गाइस, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मजिद पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एक्सीलरेशन। ये मोशन स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, महाकाय टॉपिक है। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में इसको जितना हम कवर कर सकते हैं उतना करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है उसके अंदर आपको सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सीलरेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है बेटा? देखिए, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन होता है, आप कई बार अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे आपको दिखेगा, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा बेटा, अगर हम किसी चीज को टाइम से कभी डिवाइड करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो यहां पे एक शब्द आ जाता है जिसको कहा जाता है रेट। जैसे अगर मैंने बोला कि वर्क अपॉन टाइम तो हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर मैं बोलता हूं पावर अपॉन टाइम तो रेट ऑफ पावर। किसी चीज को भी आप टाइम से डिवाइड कर दो फिर वो क्या कहलाएगा? रेट। तो आपको क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के बदलाव को टाइम के रेस्पेक्ट में चेक करना है, मतलब नीचे टाइम से डिवाइड करना है। यही जो चीज है इसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, रियलिटी में क्या होता है, ये टाइम नहीं होता, ये टाइम का बदलाव होता है। जैसे ऊपर वेलोसिटी का बदलाव है, अगर मैं थोड़ा ज्यादा एक्यूरेटली बोलूं तो ये जैसे ऊपर वेलोसिटी का बदलाव होता है, नीचे टाइम का बदलाव होता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इसका मतलब क्या है, ये v2 माइनस v1 आप वेक्टर का साइन दे सकते हो, और ये टाइम का चेंज है तो आप इसको t2 माइनस t1 आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। आगे आपको पता चलेगा कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको एक्चुअली हम बोलते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन तो इन जनरल हम बोलते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा एक्यूरेटली बोलूं तो इट इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे जब मैं एक्सीलरेशंस के टाइप्स पढ़ाऊंगा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होता है भाई? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? अरे भाई वेलोसिटी से बन रहा है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उससे बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका एसआई यूनिट क्या होता है भाई? एसआई यूनिट क्या होता है आप खुद सोचिए क्या हो सकता है। ऊपर आपकी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है तो सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 बार सेकंड है ना। अब इस लेवल को हम क्या बोलते हैं बेटा? एमकेएस लेवल बोलते हैं। अगर थोड़ा ऊपर का लेवल देखे एफपीएस लेवल पे तो ये कहलाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और थोड़ा नीचे का लेवल देखे सीजीएस लेवल पे तो ये कहलाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर मैं इसका डायमेंशन चेक करूं, अगर मैं इसका डायमेंशन चेक करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं तो क्या आ जाएगा बेटा? मास तो यहां पे है नहीं, सिर्फ लेंथ है, उसके पावर में 1, और नीचे टाइम स्क्वायर में है तो ये ऊपर उठेगा तो t-2, और मास यहां पे है नहीं तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो ये इसका क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बेटा अभी दिया, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला कि किसी बॉडी का अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है और उस चेंज को, वेलोसिटी के चेंज को अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो उसी को कहा जाता है एक्सीलरेशन। तो आप किसको स्टडी कर रहे हैं बेटा? किसके चेंज को स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं वेलोसिटी के चेंज को। अब वेलोसिटी क्या होता है बेटा? आपको पता होगा, वेलोसिटी होता है स्पीड के साथ डायरेक्शन, है ना भाई। स्पीड और वेलोसिटी एक ही सिक्के के दो पहलू है, बस स्पीड तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो स्पीड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो है, तो उसके साथ जब डायरेक्शन लगा दोगे तो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। वो आपको कह रहा है कि इस वेलोसिटी को आपको चेंज करना है। हाँ, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट तो हम चेक कर रहे हैं उसको, लेकिन चेंज तो हो रहा है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो उसको चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देखो, हो सकता है कि आप स्पीड को चेंज करें, स्पीड को चेंज करें, डायरेक्शन को ना करें। हो सकता है कि आप स्पीड को चेंज ना करें, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करें। हो सकता है कि आप स्पीड को चेंज करें और डायरेक्शन को भी आप चेंज करें। तो वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि आप स्पीड को बदले, डायरेक्शन ना बदले, ये बदलेगा ये नहीं बदलेगा, तो इन टोटल ये बदल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्शन को बदले, स्पीड ना बदले, तो कोई ना, इन दोनों में से कोई एक बदल जाए तो ये पूरा का पूरा बदल जाएगा, क्योंकि इन दोनों से तो ये बन रहा है, तो वो भी एक तरीका है। या तो आप दोनों को ही बदलते, दोनों को बदल दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी बदल ही जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, ये मैंने आपको बस तरीका बताया।
कि एक्सेलरेशन का एक्चुअल डेफिनेशन फिर क्या हो सकता है कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन ईदर स्पीड और डायरेक्शन और बोथ. इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन ईदर स्पीड और डायरेक्शन और बोथ. ठीक है, या तो ये बदलेगा या तो ये बदलेगा या तो दोनों ही बदलेगा. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन ईदर स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ अ वेलोसिटी. थोड़ा और ऐड कर देते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिए, और एक चीज क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है, देखिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, अच्छा फोर्स है. आपके पास तीन चीज है. अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन जो है वो इन तीनों में से किस चीज पे डिपेंड करेगा, आधे से ज्यादा बच्चे यही बोल देंगे इस पे. मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस दिशा में होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर कोई आपसे पूछे और आपसे ये पूछे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो आधे बच्चे यही बोल देंगे कि जिधर की साइड आपका वेलोसिटी है उधर की साइड आपका बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है. नहीं, बॉडी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कभी भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता. लेकिन आधे लोग बोलते हैं सर ये तो वेलोसिटी से बनता है तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा. नहीं, ये वेलोसिटी के चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर के साइड होगा ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है फोर्स पे. क्योंकि आपका जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पता हो, न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो आपने जिधर के साइड फोर्स दिया होगा उस उधर के साइड ही आपका बॉडी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा. मतलब जिधर के साइड आपका फोर्स होगा या जिस फोर्स को आप स्टडी कर रहे हो राइट नाउ, तो उसका जो डायरेक्शन होगा उसी दिशा में आपका बॉडी एक्सेलरेट करेगा. ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द डायरेक्शन of acceleration depends upon the direction of applied force or the force in study. मतलब जिस फोर्स को आप स्टडी कर रहे हैं उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसी दिशा में आपका करेगा. ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका कोई बॉडी जो है वो इधर के साइड मूव कर रहा है, अभी कर रहा होगा, लेकिन राइट नाउ कोई एक फोर्स है जो इधर के साइड लग रहा है, उल्टा कोई फोर्स है, और मैं इस फोर्स की दिशा में जो एक्सेलरेशन होएगा उसको मैं नापना चाहता हूं, मतलब इसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा. तो फोर्स अगर आप इधर के साइड लगा रहे हो, ऑब्वियसली बात है एक टाइम के बाद आपका बॉडी रुकने लगेगा, क्योंकि बॉडी अगर इधर मूव कर रहा है और मैं धक्का इधर से मार रहा हूं, बॉडी एक टाइम के बाद रुक जाएगा. उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे. तो अगर फोर्स आप इधर लगा रहे हो तो आप खुद बताओ एक्सेलरेशन किधर के साइड जाएगा, इधर के साइड जाएगा. जरूरी नहीं कि वेलोसिटी उधर जाए तो आपका एक्सेलरेशन उधर जाएगा. हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपका बॉडी इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी इधर है, और आपने मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स इधर की साइड लगाया है, हाँ, तो एक्सेलरेशन उधर की साइड जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने फोर्स उधर लगाया है. तो वो डिपेंड करता है आपके फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर, वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऊपर नहीं. बस एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के चेंज को समझाता है, मगर वो खुद वेलोसिटी पे, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऊपर वो निर्धारित नहीं होता. ओके, अच्छा, इसी के साथ में और एक चीज आपको बता देता हूं, ये लिख लीजिए. कोई बॉडी जो है, अगर आपके पास एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है, बॉडी का जो मोशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी का जो मोशन है वो हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, बॉडी का जो मोशन है वो हमेशा वेलोसिटी को भी डिपेंड करता है. मतलब बॉडी में मोशन किधर के साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर कोई आपसे पूछे और बोले कि तीन पैरामीटर है, कौन सी चीज डिसाइड करता है, तो आप बोलना वेलोसिटी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन नहीं करता. ठीक है, ये एक अलग बात है, कभी बार इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बता दिया कि तीन पैरामीटर है, एक्स वी ए. अगर बोलेगे मोशन कौन सा पैरामीटर है जो डिसाइड करता है, आप बोलना वेलोसिटी. ठीक है, और यहां पे मैं जो बता रहा था वो ये था कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है. एक्सेलरेशन डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर या जिस फोर्स को आप स्टडी कर रहे हो. ठीक है, पहले उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम थोड़े आगे बात करेंगे. चलिए, अब आगे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के टाइप्स, जैसे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वगैरह पढ़ेंगे.
एवरेज एक्सेलरेशन, जिसके बारे में शुरू में हमने बात किया था, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा बताता हूं कि एक्सेलरेशन को लेके काफी किस्म के मीथ होते हैं, मतलब मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं कि एक्सेलरेशन से ऐसा ही होता होगा। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। अक्सर ये लोग कहते हैं कि सर वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा। नहीं नहीं, इफ velocity is increasing, acceleration need not be increasing। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन भी आपका इंक्रीज कर रहा है। वैसे ये कैसे? हाँ ऐसे, देखो मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए टाइम t 0 सेकंड पे एक बॉडी है जो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए। अब मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इसका जो इंक्रीमेंट हुआ वो मान लीजिए हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड हुआ। अच्छा, अब अगले t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मान लीजिए इसका जो इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, पहले 0 था, फिर 10 आया, फिर 16 आया, बढ़ ही रहा है ना। और टाइम तो आगे बढ़ता ही है, टाइम तो लीनियर होता है। अच्छा, अब मान लीजिए उसका वेलोसिटी हो गया 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगले टाइम इंटरवल 4 सेकंड पे मान लीजिए इसका वेलोसिटी हो गया 19 मीटर पर सेकंड। देखिए वक्त के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ ही रही है, मगर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो देखिए क्या हुआ इस इंटरवल में, इस गैप के अंदर हुआ क्या, उसके वेलोसिटी में कितना बदलाव आया, 0 से 10 तक गया तो चेंज कितना आया, 10 माइनस 0 मतलब कितना हुआ 10, और टाइम में चेंज कितना आया, 1 माइनस 0 मतलब 1, तो 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया 1 सेकंड के अंदर, तो एक्सेलरेशन कितना आया 10 बाई 1, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आया ना। ये बताना चाहता है कि 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी के अंदर 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, तो एक्सेलरेशन कितना आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं इस इंटरवल में देखूं 16 माइनस 10 करके देखिए कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड। टाइम का गैप कितना है 2 माइनस 1 ही हुआ, तो 6 बाई 1 कितना हो गया बेटा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इस टाइम इंटरवल के गैप के अंदर अगले 1 सेकंड के अंदर उसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ 6 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ। पिछली बार 10 हुआ तो इस बार 6 हुआ, वेलोसिटी का चेंज थोड़ा कम हुआ। वैल्यू देखिए पिछली बार आपका एक्सेलरेशन क्या था 10 था, इस बार क्या आ गया 6, तो एक्सेलरेशन बढ़ा कि घटा है भाई। वेलोसिटी जब आपका बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन तो यहां पे घट रहा है। अगले वाले में देखते हैं, ये 16 से 18 होता, 18 माइनस 16 कितना हुआ बेटा 2 मीटर पर सेकंड, और 3 माइनस 2 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लीजिए ये तो और कम हो गया। अगले वाले में देखिए 19 माइनस 8 1 मीटर पर सेकंड, और इसमें 4 माइनस 3 1 सेकंड, तो कितना हो गया बेटा आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए वेलोसिटी अगर आपका बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन भी आपका बढ़ रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि वेलोसिटी के बढ़ने से एक्सेलरेशन नहीं बढ़ता, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी के बढ़ने से एक्सेलरेशन हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का बढ़ना और एक्सेलरेशन का बढ़ना में दोनों में कोई तालमेल नहीं है। एक्सेलरेशन इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। वेलोसिटी का बढ़ना एक अलग बात होती है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि कितने वैल्यू से तुम्हारा वेलोसिटी आगे चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर वो चेंज पहले ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, पहले 10 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रहा है ना भाई, वेलोसिटी तो बढ़ रहा है ना। जैसे आप ऐसे इमेजिन करना, एक बॉडी यहां से मूव करना शुरू कर रहा है, शुरू में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, फिर थोड़ी उसकी स्पीड कम कर दी गई, ठीक है, टाइम इंटरवल थोड़ा कम हो गया, लेकिन जा तो उधर ही रहा है ना, वक्त के साथ जा तो उधर रहा है, उसका चेंज जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, चेंज जो है वक्त के साथ थोड़ा कम होता जा रहा है। यहां पे देखिए चेंज, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी का चेंज जो है वो वक्त के साथ कम होता जा रहा है। पहले 10 था, वेलोसिटी तो बढ़ा, लेकिन चेंज कितना हुआ सिर्फ देखिए 6 हुआ, अगेन बढ़ा 16 से 18, लेकिन चेंज कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। चेंज जो है वो धीरे धीरे वक्त के साथ कम हो रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को नहीं नापता, बात को समझे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को नहीं नापता, उसके चेंज को नापता है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर उसका चेंज जो है वो अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो आपका डिक्रीज करेगा ही, ठीक है। तो एक्चुअली इस चीज को हमेशा याद रखिए, इट्स काइंड ऑफ अ मिसकॉन्सेप्शन, एक मिथ होता है, लोगों को लगता है कि वेलोसिटी हमेशा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन आपका बढ़ेगा। हाँ बढ़ता है, लेकिन हमेशा बढ़ेगा कोई गारंटी नहीं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, अब इसके बारे में थोड़ा वो टाइप्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।
तो चलिए गाइस, अब हम करते हैं एक्सेलरेशन के टाइप्स। अच्छा, तो अब उस टाइप्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है यूनिफॉर्म, या इसको हम कभी कभार बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा देखिए, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है, देखिए सपोज कीजिए कि आपका ये टाइम मान लीजिए आपका 0 सेकंड है, ठीक है। उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी मान लीजिए आपका है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर मान लीजिए टाइम जब आपका 1 सेकंड हुआ तब आपकी वेलोसिटी हुई 4 मीटर पर सेकंड। जब आपका टाइम 2 सेकंड हुआ तो आपकी वेलोसिटी हुई 6 मीटर पर सेकंड। और टाइम जब आपका 3 सेकंड हुआ तो आपका वेलोसिटी हुआ 8 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से देखिए, जब टाइम 0 से 1 गया तो टाइम का चेंज कितना आया? 1 सेकंड। और वेलोसिटी का चेंज कितना आया? 2 से 4 मतलब 2 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2/1, ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, तो कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सपोज कीजिएगा आप 1 से 2 गए तो कितना टाइम इंटरवल उसने कवर किया? 1 सेकंड। और वेलोसिटी में कितना चेंज आया बेटा? आपका आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2/1, अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, फिर अगर 2 से 3 जा रहा है तो उसका टाइम इंटरवल का गैप कितना है? 1 सेकंड। वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 6 से 8 मतलब अगेन 2 मीटर पर सेकंड। मतलब कितना आ गया आपका बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, आपका जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है। देखिए, दो दो करके बढ़ रहा है, पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। और आपका टाइम इंटरवल जो है वो भी इक्वल इंटरवल से आगे बढ़ रहा है। उसके कारण आपका जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है हर बार। तो इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when the velocity changes by equal amount in equal intervals of time। आपका जब वेलोसिटी जो है, a body is said to have uniform acceleration when the velocity changes by equal amount in equal intervals of time। आपका जो बॉडी है उसका वेलोसिटी का चेंज अगर इक्वल अमाउंट से हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब आपको जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। वो आपको करके दिखा रहा हूं। हाउसएवर स्मॉल द इंटरवल में बी, ये एंड में लिख दे तो अच्छा है। इसका मतलब है आपका इंटरवल चाहे कितना भी छोटा हो, ये जो इंटरवल है ये चाहे कितना भी छोटा हो, तो ये बीच में ऐड कर दीजिए एंड में जाके, वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट लगता है कि आप जब इसको चेक कर रहे हैं आपका इंटरवल चाहे कितना भी छोटा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब एक चीज देखिए ध्यान से, आप खुद बताइए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कभी पॉसिबल हो सकता है? प्रैक्टिकली तो इसका भी सोच के देखिएगा। लाइफ में कभी भी कोई चीज यूनिफॉर्म कभी होता है? कांस्टेंट कभी होता है? अगर मैं आपको कहता हूं कि आप 10 दिन तक खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए, अब रह सकते हैं? 5 दिन तक, 1 दिन तक शायद, 1 घंटे के लिए शायद, आधे घंटे के लिए शायद, हाँ आधे घंटे के लिए आप कहीं पे खाने चले गए, दोस्तों के साथ निकल गए, आप खुश रह सकते हैं। 5 मिनट के लिए हाँ, 1 मिनट के लिए हाँ। आप जब अपना टाइम इंटरवल कम कर रहे हो तो उस कम टाइम इंटरवल के अंदर उस फंक्शन की कांस्टेंसी को मेंटेन करना आसान होता है, लेकिन बड़े टाइम इंटरवल में उसको मुश्किल होता है। तो देखा जाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बट पॉसिबल इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में ये शायद एक बार के लिए पॉसिबिलिटी हो सकता है। जब हम इसको स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में चेक करते हैं उसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट है, वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट लार्ज इंटरवल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तभी मैंने यहां पे लिखा था हाउसएवर स्मॉल द इंटरवल में बी, मतलब इंटरवल अगर थोड़ा छोटा हो तो एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि छोटे इंटरवल में आप यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर सकते हो, लार्ज इंटरवल में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि यूजुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अक्सर इसको लेके बात करते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है, काम करना आसान हो जाता है, काम करना आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि चीज अगर यूनिफॉर्म रहेंगी तो आपके लिए इजी होगा, अगर एक्सेलरेशन का एक सिंगल वैल्यू आएगा तो आपके लिए इजी होगा। अब प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली जो होता है वो आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या कभी बार इसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल का मतलब क्योंकि ये वैरी कर रहा है।
अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से। सपोज कीजिए कि आपका वेलोसिटी जो है और ये टाइम है, ठीक है। सपोज कीजिए पहला आपका टाइम इंटरवल 0 सेकंड है, उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। फिर आपका टाइम इंटरवल 1 सेकंड हुआ, आपकी वेलोसिटी हुई 4 मीटर पर सेकंड। फिर आपका टाइम इंटरवल 2 सेकंड हुआ, आपका वेलोसिटी हो गया मान लीजिए 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं ले रहा। अब खुद देखिए यहां पे टाइम का गैप कितना आ रहा है बेटा, 1 सेकंड, और वेलोसिटी का चेंज कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना आया बेटा, 2/1, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे चेंज कितना हुआ, 4 माइनस 8 माइनस 4 कितना हुआ, 4 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गया, देन 4 से 8 हो गया। और इंटरवल गैप कितना है, 1 सेकंड का, तो 4/1 कितना हो गया। देखिए आपकी वैल्यू बदल रही है। एक चीज आपने ख्याल किया है, आपका जो इंटरवल का जो गैप है वो इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है। 0 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बढ़ेगा। लेकिन ये जो है ये अनइक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, इसका अमाउंट इक्वल नहीं है। पहले 2 वैल्यू बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर यू नेवर नो, शायद आगे 3 बढ़ जाए, फिर 1 बढ़ जाए, फिर 5 बढ़ जाए। तो ये अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है, लेकिन इंटरवल आपका इक्वल है। एज अ रिजल्ट आपका एक्सेलरेशन क्या हुआ, अनइक्वल हुआ। इसका लॉजिक क्या हुआ, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंपॉसिबल क्यों होता है, क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मांग रहे हो उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप एक ही टाइम पे अपनी घड़ी को चेक कर रहे हो, वहां पे टाइम को चेक कर रहे हो, और एक ही टाइम पे अपने वेलोसिटी को भी चेक कर रहे हो। एक ही टाइम पे आप दोनों जगह पे ध्यान कैसे दे सकते हो, आप घड़ी की तरफ भी देख रहे हो कि मेरा टाइम इक्वल अमाउंट से बढ़े, फिर आप अपने पैर की तरफ भी देख रहे हो, वहां पे वेलोसिटी को मेजर कर रहे हो कि ये भी तुम्हारा इक्वल अमाउंट से बढ़े। एक ही टाइम पे दोनों जगह पे ध्यान कैसे दे सकते हो, दैट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं था। अब रियलिटी में क्या हो रहा है, आप जब अपनी घड़ी की तरफ देख रहे हो कि टाइम मेरा इक्वल अमाउंट से बढ़े, जब आप घड़ी की तरफ देख रहे हो तो आपका जो वेलोसिटी है वो मिसमैच कर रहा है, वहां पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे, तभी वो क्या कर रहा है, अनइक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है। समझ रहे बात को, अगर एक तरफ ध्यान दोगे दूसरा तो मिसमैच करेगा ही करेगा। रियलिटी यही होता है, एक ही टाइम पे दोनों जगह पे ध्यान कैसे दोगे। या तो सपोज करो, या तो आपका मान लो वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, देखिए 2 से 4 मतलब कितना बढ़ा, 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4 से 6 मतलब 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो मान लीजिए अनइक्वल अमाउंट से कर रहा है। जैसे मान लीजिए पहले आपका 0 सेकंड है, फिर 4 सेकंड हो गया, फिर मान लीजिए 5 सेकंड हो गया। देखिए यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, 0 से 4 मतलब 4 सेकंड का, 4 से 5 मतलब 1 सेकंड का। अब 2/4 कितना हो गया, 2/4 1/2 0.5, तो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप 2/1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अलग अलग आ गया। अब इस बार आप क्या कर रहे हो बेटा, वेलोसिटी को इक्वल अमाउंट से बढ़ा रहे हो, लेकिन टाइम इंटरवल आपका अनइक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, आपने वेलोसिटी की तरफ ध्यान दिया मगर टाइम जो है वो आपका मिसमैच कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, टाइम पे ध्यान दोगे तो वो मिसमैच करेगा, उसके वैल्यू पे इक्वल अमाउंट से चेंज करने में अगर ध्यान दोगे तो टाइम आपका मिसमैच कर जाएगा। एज अ रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म ही आएगा, मतलब अलग अलग आएगा। तो यही होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रियलिटी यही है, एक की तरफ ध्यान दोगे तो दूसरा आपका आउट ऑफ साइड चला जाएगा, और दूसरे पे ध्यान दोगे तो ये आपका आउट ऑफ साइड चला जाएगा। दोनों को आप सेम टाइप पे मैच नहीं रख सकते, सेम नहीं रख सकते, उसकी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन नहीं रख सकते, और उसी के चलते रियलिटी में होता क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाता है। तो उसका डेफिनेशन क्या आएगा बेटा, अगर डेफिनेशन लिखे तो उसका क्या लिख सकता है, अ बॉडी इज सेड टू हैव वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ the velocity changes by equal amount in equal intervals of time. Velocity changes by equal amount, मैं ये वाले केस की बात कर रहा हूं, but in velocity changes by equal amounts in unequal intervals of time. Changes by equal amounts in unequal intervals of time, ये चेंज कर रहा है इक्वल अमाउंट से अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स, देखो चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। या तो वो इक्वल अमाउंट से चेंज करेगा अनइक्वल टाइम इंटरवल में, या तो अनइक्वल अमाउंट से चेंज करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। हाउसोएवर स्मॉल द इंटरवल में बी, मतलब आपका इंटरवल चाहे कितना भी छोटा हो, ठीक है, ये एंड में लिख दो तो थोड़ा एक्यूरेसी उसका मेंटेन होता है। तो ये होता है आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इनफैक्ट यही आपका रियलिटी है, प्रैक्टिकली यही आपका होता है।
ठीक है, प्रैक्टिकली यही होता है। इसमें आपको सेम मिलता है, यूनिफॉर्म तो मिलता है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट लार्ज इंटरवल तो बिल्कुल भी नहीं है। वो रियलिटी में होता है, लेकिन जो मिलता है वो आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलता, जो कि आप चाहते नहीं हो। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, वेरिएबल मिलता है, बहुत सारे वैल्यूज मिलता है, बहुत सारे अलग अलग डेटा पॉइंट्स मिलता है। अब इन्हीं बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को डील करने के लिए हमें फिर जरूरत पड़ती है एवरेज एक्सेलरेशन का। इसका मतलब है, अगर मान लीजिए मेरे को इस केस में किसी ने पूछा कि भाई तेरी वेलोसिटी कितनी, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, मेरा एक्सेलरेशन कितना, अगर मुझसे किसी ने पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर वहां पे मेरे से किसी ने पूछ लिया कि भाई तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या, क्या बताओ, आप बोलोगे भाई पहले इतने इंटरवल में इतना आएगा, फिर उसमें इतना आएगा, फिर उसमें इतना आएगा। वो बोलेगा भाई मेरे को इतने सारे वैल्यू बताओ, मेरे को सिंगल वैल्यू बता। अब सिंगल वैल्यू मैं कैसे बताऊंगा, मुझे सभी वैल्यूज का क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। सो दैट्स देन देयर कम्स द रीजन फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसके बारे में इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको पहले लिख लीजिए। देखिए, इक्वल आपका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था उसका ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा उसको भी स्टडी कर लेते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा, है ना। इसका मतलब है अगर मैं v और t का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर मैं v और t का ग्राफ बनाऊं तो ये कैसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, लाइक दिस, यूनिफॉर्म लीनियर कर्व बनेगा। वो स्टार्ट इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, बस दोनों में फर्क क्या है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन दोनों ही क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है। अब ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ऐसा दिखता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिया तो उसका क्या आएगा, मैं एक्सेलरेशन के साथ ही टाइम का ग्राफ ले रहा हूं और एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, ध्यान से बात को समझिए। एक्सेलरेशन वक्त के साथ नहीं बदल रहा, टाइम चाहे कुछ भी हो, एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको वही मिलेगा। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाएंगे उसका ग्राफ ऐसे बनेगा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आप वीटी ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप एक्सटी ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से बात को समझिए, एक्सटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो वो उसका कैसे आएगा, वेलोसिटी आपका वक्त के साथ बदल रहा है। देखिए, एक्सेलरेशन आपका नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन हो तो रहा है ना, एक्सेलरेशन इक्वल अमाउंट में हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी तो बदलेगा, तो वेलोसिटी बदल रहा है मगर यूनिफॉर्मली बदल रहा है। अब वेलोसिटी जो है, देखिए वेलोसिटी जो है वो वक्त के साथ बदल रहा है, मतलब यहां पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। बात को ध्यान से समझिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन जो है वो आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो आपका वेरिएबल है, वो तो बदल रहा है वक्त के साथ साथ, हाँ इक्वल अमाउंट में बदल रहा है। तो अगर वेलोसिटी बदलता है, अगर मान लीजिए वेलोसिटी अगर आपका यूनिफॉर्म होता, कांस्टेंट होता, तो एक्सटी ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है, मगर आपका वेलोसिटी क्या है, बदल रहा है। अगर वेलोसिटी बदल रहा है, वक्त के साथ बदल रहा है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से भी हो सकता है, हो देखो यहां से भी हो सकता है, बस फर्क क्या है, यहां पे इनिशियल पोजीशन आपका 0 है, यहां पे इनिशियल पोजीशन जो है आपका 0 नहीं है, इतना सा फर्क है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर आप एक्सटी कर्व में दिखाते तो ऐसा आएगा, थोड़ा टेढ़ा आएगा, वीटी कर्व में दिखाते तो सीधा आएगा, और अगर आप एक्सेलरेशन टाइम का ही ग्राफ दिखाए तो बिल्कुल पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे इतना कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप एक्सेलरेशन टाइम की ग्राफ की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है नहीं, यूनिफॉर्म है नहीं, तो वो भी क्या करेगा, ऐसे ऊपर खाबड़ ऐसे बदलेगा। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, हाँ तो वो भी बदलेगा, वो तो वैसे भी बदल रहा था, लेकिन पिछली बार वो यूनिफॉर्मली बदल रहा था, इस बार नॉन यूनिफॉर्मली बदल रहा है। और आपका जो एक्सटी ग्राफ है, हाँ वो भी बदलेगा, मतलब तीनों में ही कोई सिमेट्री नहीं है, एटलीस्ट इस वाले में तुम्हारी इसमें थोड़ी बहुत तो सिमेट्री कुछ थी, ये पैरेलल था, ये सीधा जा रहा है, इसमें किसी में भी सिमेट्री नहीं है। जब यही नॉन यूनिफॉर्म है तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म, सब कुछ नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये इसका मुद्दे की बात होता है, इसको पहले बना लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग आपको बोला था ना, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, हाँ वो डिटेल में भी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, अगला जो है वो आपका है एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन थर्ड टाइप है आपका। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मेन डेफिनेशन जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जो शुरू में हमने बोला था, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन आपको ये बोलता है कि चेंज इन वेलोसिटी
अगर आपको वेक्टर में रखना है तो वेक्टर में रख दीजिए, ऊपर वेक्टर का साइन दे दीजिए, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये होता है इसका तरीका। अब सवाल आता है सर ये क्यों करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन क्यों निकालते हैं? देखो सिंपल सा लॉजिक है भाई, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बोला था ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट लार्ज इंटरवल में तो नहीं पॉसिबल है। आप किसी भी चीज को कांस्टेंट एक लंबे वक्त तक नहीं मेंटेन कर सकते, लेकिन एक छोटे टाइम में आप किसी चीज को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 10 दिन तक खुश रहो कांस्टेंटली, बिना हिले डुले, आपकी जो खुशी है वो ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट रहनी चाहिए। आप रख सकते हो अपने आप को 10 दिन तक खुश, नहीं, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे लाइफ में, आएंगे, ठीक है। 5 दिन तक मुश्किल है, 4 दिन तक अब भी मुश्किल है, 1 दिन अभी भी मुश्किल है, 1 घंटा शायद आप कर लो, आधा घंटा, हाँ आधे घंटे के लिए आप खुश रह सकते हो। आप कहीं पे खेलने चले गए, कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, कुछ खा रहे हो, या दोस्तों के साथ कहीं पे जा रहे हो, तो आप आधे घंटे के खुश तो रह ही सकते हो। तो जब आप इंटरवल को छोटा कर रहे हो तो छोटे इंटरवल में किसी भी फंक्शन की कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करना आसान होता है, बड़े इंटरवल में मुश्किल है। तभी मैंने बोला था कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन लार्ज इंटरवल्स। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मगर इसमें प्रॉब्लम यह है कि हर जगह पे अलग अलग एक्सेलरेशन बताएगा। इस इंटरवल में कुछ और, कभी 2 कभी 4, एक्सेलरेशन की वैल्यूज क्या हो रहा है आपका, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग आ रहा है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई मुझे इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ, एक बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे कि इस इंटरवल में इतना आएगा, इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा? वो बताएगा भाई मेरे को इतने सारे डेटा मत बता, मुझे को सिंगल डेटा बता, क्योंकि आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग आ रहा है सीन इसका। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक नहीं बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे वैल्यूज आपको मिल रहा है जो कि अलग अलग है, और आपसे कोई एक वैल्यू मांग रहा है, तब आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आप उन सभी वैल्यूज का क्या करो, एवरेज निकालो। तो दिस इज द नीड फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, कि आपके पास वैल्यूज जो है बहुत सारा है और अनइक्वल है, तो उन सबको डील करना एक साथ मुश्किल है, तो आप क्या करो, उन सबका एवरेज निकालो। तो एवरेज क्या बोलता है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देता है, नॉट अ रियल वैल्यू बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तब आता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन का रिक्वायरमेंट नॉन यूनिफॉर्म के लिए ही आता है। तो उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये तो एक तरीका है आपका एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का, ठीक है भाई। अच्छा, अब एवरेज एक्सेलरेशन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल तरीके से भी समझ सकते हैं। हम एवरेज एक्सेलरेशन किसके लिए निकालते हैं, अगेन किसके लिए निकालते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के निकालते हैं। अगर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही होता, जो कि प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, लेकिन अगर होता तो आपको एवरेज निकालने की जरूरत क्या होती, आपको तो हर मूवमेंट पे सेम एक्सेलरेशन मिल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर बार आपको सेम सेम ही मिल रहा है, अलग अलग डेटा पॉइंट तो मिल नहीं रहा, फिर आपको उसका एवरेज निकालने की जरूरत क्या थी, जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो रियलिटी में वैसा होता नहीं, रियलिटी में नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, तब आपको उसका एवरेज निकालना पड़ता है। तो एवरेज आप नॉन यूनिफॉर्म के लिए निकाल रहे हो, तो मतलब आपका जो वीटी ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म नहीं जाएगा, क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज तब निकलता है जब वीटी ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो आपका मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऐसा ही जाएगा, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म है, तभी तो उसका एवरेज निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पे पॉइंट है ए और यहां पे पॉइंट है बी, आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जब आपका ऑब्जेक्ट इस टाइम और वेलोसिटी में है, उस टाइम वेलोसिटी में है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो कैसे करें, मान लो इसका आपका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए t1 v1 और इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए t2 v2। इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली, इधर से इसका वैल्यू t1 है और इधर से इसका वैल्यू t2 है, और v1 v2 का मतलब क्या है भाई, इधर से इसका वैल्यू v1 है और इधर से इसका वैल्यू v2 है। उस लॉजिक से ये वाली चीज बेटा क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, अगर ये v2 पूरा था और इतना सा v1 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका v2 माइनस v1। आप क्या करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ज्वाइन कर दो, मेकअप अ लाइन, ठीक है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक एक लाइन ज्वाइन कर दो और यहां पे थीटा ले लो। लेट्स जस्ट से ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट ए है, और ये पॉइंट जहां पे ये 90 डिग्री बना रहा है ये आपका सी है। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर इस लाइन का स्लोप निकालो, अगर आपको पता है लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा कर दो। तो अगर आप इस लाइन का स्लोप निकालते हो
स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो क्या आ जाएगा tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के अंदर क्या है V2 माइनस V1, और यहां पे बेस क्या है बेटा T2 माइनस T1। अब ध्यान से देखिए V2 माइनस V1 क्या आ गया डेल्टा V, और ये क्या आ गया डेल्टा T। तो डेल्टा V डेल्टा T क्या होता है बेटा, ये तो एवरेज एक्सीलरेशन ही होता है, ये तो एवरेज एक्सीलरेशन ही होता है। तो आपने क्या किया, ए बी जो लाइन है उसका आपने स्लोप निकाल लिया, उससे फायदा क्या हुआ, ए और बी पॉइंट के बीच में आपके बॉडी का जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो आपको मिल गया। मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका और एक तरीका है, ग्राफिकल मेथड है कि इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ में ज्वाइन कर दो, फिर उस लाइन का आप स्लोप निकाल लो, उस लाइन का जो स्लोप होएगा वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। तो ये भी एक किस्म का डेफिनेशन आगे आप लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का, कि द स्लोप बिटवीन एनी टू points of a non-uniform VT graph depicts the average acceleration of the body between those two points. The slope between any two points of a non-uniform VT graph, non-uniform है ना ये, तभी तो एवरेज निकाल रहे हैं, depicts the average acceleration of the body between those two points। तो आप उसका स्लोप निकाल लो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या सीन बनना है। ठीक है, अब स्लोप कैसे निकाल सकते हो, या तो थीटा को यूज करके tan थीटा कर दो, या तो आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो आप V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 कर दीजिए, आपको स्लोप उसका मिल जाएगा, और वही उसका क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको दिया कि ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये एंगल वो बना रहा है 45 डिग्री, तो आपसे पूछा ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये T है, ये V ग्राफ, आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो आप क्या कर दो, सिर्फ tan थीटा कर दो, tan 45 कितना हो जाता है 1, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लीजिए आगे एक्सप्रेशन आपका। या मान लीजिए आपको किसी ने कोऑर्डिनेट दे दिया कि सपोज कीजिए ऐसे जा रहा है, ये v है, ये t एक्सिस है, यहाँ पे मान लीजिए 2,1 और ये मान लीजिए 5,3 है, तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो देखिए ये आपका t1 v1 t2 v2, तो आप v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, या तो एंगल से निकाल लीजिए या तो वैसे निकाल लीजिए। तो ये तो एक तरीका हुआ एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने एवरेज एक्सेलरेशन जो पढ़ा उसके क्या क्या तरीके पढ़े, देखो एवरेज एक्सेलरेशन को निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप डेल्टा V बाई डेल्टा टी कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना, ये एक तरीका होता है, ये भी आपने पढ़ा। दूसरा तरीका क्या होता है, आपका जो VT ग्राफ है वो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म जाएगा, उसके दो पॉइंट्स पकड़ लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन कर लीजिए, थीटा, इसका आप स्लोप निकाल लीजिए, किसका, ए से बी तक का स्लोप निकाल लीजिए, उससे आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा, किन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए टू बी। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का ये भी तरीका होता है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच जो लाइन है उसका आप स्लोप निकाल लीजिए। अब एक तीसरा तरीका भी आता है, क्या, देखिए अगर VT ग्राफ आपका नॉन लीनियर है, ऑब्वियस सी बात है आपका AT ग्राफ जो है वो भी नॉन लीनियर आएगा, वो भी ऊपर खाबड़ आएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक टाइम इंटरवल है T1 और यहाँ पे एक टाइम इंटरवल है T2, और ये आपका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम में डिफाइंड है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसका और एक तरीका क्या है, आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कीजिए T1 से T2 तक, और ये जो टाइम गैप है जो कि बेसिकली क्या है T2 माइनस T1, उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। अब T2 माइनस T1 को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि dt का इंटीग्रेशन T1 टू T2, चेक करके देखिए यही तो होगा, डी और इंटीग्रल एक दूसरे को काट देगा, फिर आप करोगे T2 माइनस T1, तो यही तो आ जाएगा। मतलब ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये भी एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम के फॉर्मेट में टाइम का कोई फंक्शन ऐसा दे रखा हो, जैसे 3t स्क्वायर प्लस 2t कुछ ऐसा दे रखा हो, और इस तरह से ग्राफ दे दिया और आपको बोला टाइम 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक आप करो, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। ओके, तो अब जो लास्ट पार्ट है वो आपका है चौथा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना।
ये कमाल की चीज है, ये रामबाण इलाज है एक्सेलरेशन का। क्यों? देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करने से पहले आप ये पहले समझो कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में फर्क क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ये टाइम इंटरवल गैप में निकालता है, ये आपको एक टाइम इंटरवल के बीच में एक्सेलरेशन देता है कि यहां से लेके यहां तक 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक, 6 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक, एक टाइम इंटरवल में बताता है। ये क्या करता है, एक टाइम इंस्टेंट पे बताता है, एट अ टाइम इंस्टेंट, एक टाइम इंस्टेंट पे बताता है। इसी वजह से ये हाईली एक्यूरेट होता है, ये हाईली एक्यूरेट होता है। ये करता क्या है देखिए, पहले एवरेज एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये कुछ ऐसा जाता है, वीटी ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन खींच दो, ये आपका मान लीजिए T1, ये आपका T2, तो इसका स्लोप निकालो इस लाइन का, आपको मिल जाएगा एवरेज, है ना। अब आप क्या करो, इस दो टाइम इंस्टेंट को करीब लेके आओ, इस गैप को, ये अभी गैप आपका क्या है डेल्टा टी, इस गैप को छोटा करो। अगर आप इस गैप को छोटा करते जाओगे तो कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। अब इसको और छोटा करो, इसको मैं अगर और छोटा कर दूं तो ये दो टाइम गैप कहीं ना कहीं मर्ज ही हो जाएंगे। मैं और छोटा कर दूं, ये दो टाइम इंस्टेंट मर्ज हो जाएंगे, आपको तो एक इंटरवल वहां दिखेगा भी नहीं, वहां पे आपको एक सिंगल इंस्टेंट दिखेगा। तो ये जो इतना छोटा गैप है उसको आप लिख सकते हो dt, वो डेरिवेटिव का आ गया ना। जब गैप आपका बड़ा था तो डेल्टा टी, बहुत छोटा गया तो उसको क्या बोलोगे, dt। अब इस छोटे से गैप में आपको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन मिल रहा है, जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है उसको अगर आप यहां से देखिए, यहां पे जो आपका चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, dv आएगा, क्योंकि यहां से आपका गैप कितना आ रहा था, डेल्टा वी। तो अभी आपको जो यहां पे गैप मिलेगा वो क्या मिलेगा, dv मिलेगा। तो इतने छोटे गैप में जो आपका चेंज इन वेलोसिटी आया, इस dv बाई dt को अगर मैं डिवाइड कर दूं, जैसे पहले मैं डेल्टा v बाई डेल्टा t करता था तो वो आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताता था, अब ये dv बाई dt जो है वो एक इंस्टेंट पे आपको एक्सेलरेशन बता रहा है, और वही आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो बेसिकली आपको ये मिलता कैसे है कि आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन है डेल्टा v बाई डेल्टा t है ना, इसमें आप मान लीजिए ये एवरेज एक्सेलरेशन था आपका, इसमें अगर आप लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि आपका जो डेल्टा टी है वो जीरो को अप्रोच करे, मतलब ये गैप बहुत छोटा होता जाए, पूरा जीरो मत कर दीजिएगा, पूरा जीरो कर देंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो यही चीज आपका क्या बन जाएगा बेटा, यही चीज आपका बन जाएगा dv बाई dt, और यही आपको कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यही आपका कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका हुआ क्या, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर derivative of velocity, it is the first order derivative of velocity, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये आपका। अच्छा, और एक चीज देखिए, हमें यह भी पता है कि आपका जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का होता है, चेंज स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, dx by dt होता है ना। तो उस लॉजिक से आपका जो एक्सेलरेशन dv by dt है, ये जो v है dv by dt, इस v को आप लिख सकते हो dx by dt। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अगर वेलोसिटी के टर्म में करना है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में करना है तो उसका सेकंड ऑर्डर कर दो। मतलब ये और एक डेफिनेशन हो गया, इट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली होता क्या है, इट इज द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, एक छोटे से इंस्टेंट पे, इट इज द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, एक छोटे से इंस्टेंट पे निकालने का तरीका वही होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और वो होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। अगर मैं चलिए मान लेता हूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेलोसिटी ही है, मैं वेलोसिटी से ही इसकी बात करता हूं, तो ये जो वेलोसिटी है इसको भी टाइम का ही फंक्शन होना पड़ेगा। अगर ये टाइम का फंक्शन होगा तभी तो उसका मैं डेरिवेटिव कर सकता हूं ना। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ये आपका वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी टाइम का ही तो फंक्शन होगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर 2t, और इसका ये डेरिवेटिव आपने कर दिया। अब ये डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा, है ना।
यही एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड पे निकालना है, तो जहां जहां पे आपको t दिख रहा है वहां पे 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि 1 सेकंड के अंदर उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आएगा, उस इंस्टेंट में उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही इसका लॉजिक होता है। तो जो आपको समझाना चाहता था वो ये है कि आपका वेलोसिटी टाइम में डिफाइंड है, टाइम का फंक्शन है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्स में भी डिफाइंड होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने दे दिया वेलोसिटी, किसी ने आपको दे रखा है 5x², ऐसे दे रखा है, ये एक्स में डिफाइंड है। अब क्या करूं, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स में डिफाइंड है, अब क्या करें। अब अगर आपको करना तो क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा डेरिवेटिव के बारे में नॉलेज हो तो आपको पता होगा, नहीं है तो आप पहले उसकी वीडियोस देख लीजिए। आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, dv/dt ही करना पड़ेगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, 5 को बाहर निकाल दोगे, x² का डेरिवेटिव dt के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे भाई, पहले आप 2x लिखोगे, फिर आप dx/dt लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, dx/dt लिखोगे। अब ध्यान से देखो, ये dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, dx/dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। और ये आपका क्या आ गया, 10x हो गया आपका, है ना। आप चाहो तो इस वेलोसिटी को बाद में 5x² भी लिख सकते हो, मगर अभी मैं लिख नहीं रहा। तो ध्यान से देखिए, ये जो 10x है, ये 10x बेसिकली क्या है, 5x² का डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो मैं ये चीज तो आपका एक्सप्रेशन बन गया। तो उस लॉजिक से मैं एक्सप्रेशन को ऐसे नहीं लिख सकता, ये 10x है क्या, 5x² का ही डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में। आप अगर 5x² का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 5 बाहर निकल गया, x² का 2x, तो क्या आ गया 10x। तो ये 10x को आप क्या लिख सकते हो बेटा, dv/dx लिख सकते हो, और साथ में क्या लगाए, v। तो मतलब अगर आपका, ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप निकाल रहे हो, अगर आपका वेलोसिटी x में डिफाइंड है तो फिर उसको निकालने का तरीका क्या होता है, dv/dt नहीं होता, वो होता है v dv/dx। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि आपका एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अगर मान लीजिए मैं dt को थोड़ा साइड में खिसका देता हूं, यहां पे एक dx से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे एक dx से डिवाइड कर दीजिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। dx/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और यहां पे क्या आ गया, dv/dx। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये भी एक फॉर्मूला आता है, अगर आपका वेलोसिटी x में डिफाइंड हो तो, अगर टाइम में है तो फिर आप dv/dt कर दीजिएगा। ठीक है, लॉजिक समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर मान लीजिए आपका वेलोसिटी, इफ v is defined in t, तो आप क्या करेंगे, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा dv/dt। लेकिन अगर v आपका डिफाइंड है x में, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का तरीका होता है v dv/dx। ये रेडीमेड डायरेक्ट फॉर्मूला है, कंपीटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको पहले लिख लीजिए। चलिए, हमने एक्सेलरेशन के जो बेसिक टाइप्स है वो तो हमने पढ़ लिया, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, नहीं बाबा, अभी तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, टाइप्स तो बता दिया। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। हिंदी में कभी कभार इसको मंदन भी कहा जाता है, कुछ राइटर्स इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। मगर क्या ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नहीं। कुछ राइटर्स बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, मगर ये नेगेटिव नहीं होता। इसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूं, और ये होता क्या है वो भी आपको मैं बताता हूं। सपोज कीजिए कि आपका बॉडी जो है वो इधर के साइड मूव कर रहा है। अच्छा, मान लीजिए रेफरेंस डायरेक्शन जो है आपका, मान लीजिए इधर के साइड प्लस है, इधर के साइड नेगेटिव है, ये मेरा रेफरेंस साइन कन्वेंशन है। तो मान लीजिए आपका बॉडी जो है इधर के साइड मूव कर रहा है, वेलोसिटी इधर के साइड है, और आपने फोर्स इधर के साइड दिया, तो बॉडी एक्सेलरेट इधर के साइड करेगा। इधर के साइड मैंने बोला था, जिधर के साइड आपका फोर्स अप्लाई होता है उसी दिशा में आपका एक्सेलरेशन लगता है। साइन क्या आएगा, प्लस, है ना। अब इसमें देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है कि मान लीजिए आपका बॉडी इधर के साइड मूव कर रहा है, आपने फोर्स इधर के दिशा में दिया, तो एक्सेलरेशन किधर के साइड आएगा, इधर के साइड आएगा, और साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली इस दिशा में जा रहा है। अच्छा, और एक केस लेते हैं। सपोज कीजिए कि वेलोसिटी इधर के साइड है, इधर के साइड जा रहा है, मतलब नेगेटिव, और मान लीजिए फोर्स आपने इधर के साइड दिया, तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा, इधर के साइड, नेगेटिव, है ना। अच्छा, और एक केस देखते हैं। सपोज करो कि आपका वेलोसिटी जो है वो इधर के साइड है, मतलब नेगेटिव, और आपने फोर्स इधर के साइड दिया, तो बॉडी किधर एक्सेलरेट करेगा, इधर के साइड। अब आप बताओ, ये 4 केसेस है आपके पास, 1 2 3 4, कौन कौन से केसेस के अंदर बॉडी का मोशन जो है, स्पीड जो है वक्त के साथ घटेगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला केस और ये वाला केस, इसमें घटेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इधर के साइड है, एक्सेलरेशन उल्टी दिशा में है।
इस केस में क्या है, बॉडी इधर मूव कर रहा है और मैं फोर्स इधर से दे रहा हूं। अगर मैं फोर्स इधर से दूंगा तो उस बॉडी का मोशन क्या करेगा, धीरे धीरे रिटार्ड करेगा, उसका स्पीड घटेगा, उसका वेलोसिटी घटेगा। ये जो घटाने वाली एक्सेलरेशन है, घटाने वाला जो एक्सेलरेशन है, इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी को घटाता है। ये भी तो घटा ही रहा है, वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है और आप इधर से फोर्स दे रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो उसको, दोनों ऑपोजिट है तो क्या करेगा, घटेगा। इसका मतलब ये दो जो केस है, इस केस में जो आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है वो आपका क्या है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। लेकिन देखो ये वाला प्लस है, ये माइनस है, मतलब साइन से इसको कोई मतलब नहीं है। मेन डेफिनेशन क्या है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उल्टा होता है तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है उसी को हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी का ऑपोजिट जो एक्सेलरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब होने को उसका साइन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तुमने साइन कन्वेंशन कैसा ले रखा है, समझ गए। तो ये मेन डेफिनेशन होता है। ज्यादातर वक्त देखा गया एक्सेलरेशन का जो साइन होता है वो नेगेटिव ही लिया जाता है, नेगेटिव ही लिया। क्लास 9 में आपको वही समझाया जाता था, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसका एक्चुअल डेफिनेशन यही नहीं होता, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता, उसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है दोनों को ऑपोजिट होना पड़ेगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। मतलब when the velocity and acceleration are in opposite direction, the acceleration is called retardation। तो कुछ बच्चे सिर्फ इसको नेगेटिव एक्शन क्यों बोलते हैं। अच्छा चलो मैं वो भी आपको समझा देता हूं कि सपोज करो टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड में उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, या मान लो इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम 1 सेकंड में मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। देखो 10 से 8 हो गया, कम हो गया। अगर मान लो फिर टाइम 2 सेकंड पे मान लो ये इसका वेलोसिटी जो है, इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो इस इंटरवल में उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा वी क्या होता है बेटा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। आप चाहो तो इस v2 को फाइनल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हो, और ये आपका टाइम इंटरवल। तो अब देखो 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 10 करो तो क्या आ जाएगा, -2, 1 माइनस 0 1, तो कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 माइनस 8 कितना हुआ, -3, 2 माइनस 1 1, मतलब कितना हुआ, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो साइन देख रहे हो किसमें आ रहा है, नेगेटिव में, क्योंकि आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। उस वजह से इसको हम कभी कभार बोल देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, मगर हमेशा ये नेगेटिव होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने अभी आपको समझा था, देखो वो तो साइन कन्वेंशन डिपेंड करता है। तो कभी कभार जब वो नेगेटिव बोलते हैं वो बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने के लिए बोल रहे हैं, या आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि वक्त के साथ देखो बेटा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी का जो वैल्यू है घटता जा रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो घटता जा रहा है। और क्यों ना घटे, दोनों ऑपोजिट है। अगर बॉडी इधर मूव कर रहा है तुम इधर फोर्स से एक्सेलरेट करा रहे हो तो वेलोसिटी तो वक्त के साथ घटेगा ही। हाँ, तो उस बात को समझाने के लिए वो कभी बार ये नेगेटिव साइन आ जाता है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो आपको साइन नेगेटिव मिलेगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो। ये डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि होने को देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, वो तो साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो अलग बात है कि आ जाता है। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, रिटार्डेशन जो होता है, रिटार्डेशन जो होता है वो भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, क्योंकि है तो एक्सेलरेशन ही। अगर मान लीजिए आपका बॉडी यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है, जैसे मान लीजिए पहले 10 मीटर पर सेकंड था, फिर मान लीजिए 8 हुआ, फिर मान लीजिए 6 हुआ, ये 0 सेकंड, ये 1 सेकंड। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 8 माइनस 10 -2 अपॉन 1 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इक्वल अमाउंट पे उसका वेलोसिटी घट रहा है। तो ये काइंड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, मगर यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा, यूनिफॉर्मली ऐसे आएगा। अच्छा, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या अंतर है, ये फाइनली यहां पे जाकर टच कर रहा है, तो इसका यहां पे टच नहीं कर रहा है, यहां पे कर रहा है। इसका मतलब है कि भाई यहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी जो है 0 नहीं है, क्योंकि यहां तक टच नहीं किया ना, यहां पे फाइनल वेलोसिटी कुछ तो है, ये यहां पे टच कर गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो रिटार्डेशन भी आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर मार्जिन नॉन यूनिफॉर्मली कर रहा है, जैसे यहां पे मैंने बताया था, पहले -2 फिर -3, तो ये भी क्या आएगा, उल्टा पुल्टा आएगा। ऐसे करते करते कुछ उल्टा पुल्टा आएगा, सीधा लीनियर कर्व नहीं बन पाएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। अच्छा, अब हम एक्सेलरेशन को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे, ए डॉट वी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है, उसके बेसिस में इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए कि वन डायमेंशन में
मतलब एक ही एक्सिस में आपका मोशन जो है वो कन्फाइंड होना चाहिए। वन डायमेंशन में मान लीजिए आपका बॉडी इधर के साइड मूव कर रहा है और आप एक्सेलरेशन इधर के साइड दे रहे हैं, मतलब फोर्स इधर के साइड दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, वी कॉल इट रिटार्डेशन। अब एक चीज देखिए, इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो अगर मैं a डॉट v करता हूं तो क्या हो जाएगा, a v cos 180। अगर आपको पता हो cos 180 होता है -1, तो उसका मतलब है a डॉट v जो है वो लेसर देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। उसका मतलब वन डायमेंशन में अगर मान लीजिए आपका a डॉट v कभी नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब समझ जाएगा जो आपका एक्सेलरेशन वो क्या रहा होगा, नेगेटिव ही रहा होगा। मतलब कौन सा एक्सेलरेशन रहा होगा, रिटार्डेशन रहा होगा, डी एक्सेलरेशन रहा होगा। ये कहीं ना कहीं एक तरीका होता है समझने का। जैसे मान लीजिए एग्जाम में किसी ने आपको दे दिया क्वेश्चन कि एक बॉडी का a डॉट v जो है नेगेटिव है, बताओ ये a क्या है, ये a जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। अब बोलोगे घटा रहा है, आपके सामने ही है उल्टी दिशा में, तभी तो नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये कौन सा a है, रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन है ना। अच्छा और एक चीज देखिए, अगर सपोज कीजिए अगेन 1D में ही है लेकिन मैं एक्सेलरेशन को स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, ये मान लीजिए केस है, ये एक केस है, मैं एक्सेलरेशन को ही स्टडी कर रहा हूं, मतलब बॉडी इधर मूव कर रहा है और आपका बॉडी भी एक्सेलरेट इधर की साइड कर रहा है। मान लीजिए फोर्स वन इधर दिया होगा तो थीटा कितना आ जाएगा, दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो a डॉट v जो आएगा वो क्या आएगा, a v cos 0। a v cos 0 क्या होता है बेटा आपका, a v हो जाता है, होता है कि नहीं होता। इसका मतलब यहां पे आपका a डॉट v जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब वन डायमेंशन में अगर आपका a डॉट v 0 आता है और आपसे कोई पूछे कि जो a है ये रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्योंकि उसी दिशा में। अब एक चीज देखिए, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट करा था आज का तो मैंने आपको बोला था कि एक्सेलरेशन होता है रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपका बदलता कैसा है बेटा, वेलोसिटी किन चीजों से बनता है, स्पीड एंड डायरेक्शन। मैंने बोला था इसके ऊपर हम एंड में जाके चर्चा करेंगे। तो देखो, आप अगर वन डायमेंशन में ही अपने मोशन को कंफाइन करते हो तो क्या हो रहा है, सपोज करो इस वाले केस में बॉडी अगर इधर की साइड मूव कर रहा है और मैं धक्का भी इधर की साइड दे रहा हूं तो उससे क्या बदलाव आ रहा है, ध्यान से बात को समझिएगा। मान लीजिए पहले वो जो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से भाग रहा था, मैंने धक्का दिया, अब वो 6 बन जाएगा, और धक्का दिया 7 बन जाएगा, और धक्का दिया 8 बन जाएगा। उसके स्पीड में चेंज आ रहा है लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है नहीं, वो शुरू से ऐसे ही मूव कर रहा था तब भी वैसे ही मूव कर रहा है, मतलब इसके स्पीड में चेंज आ रहा है, इसके स्पीड में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है। इस वाले केस में भी वैसा ही है बेटा, ध्यान से बात को समझो। अगर मैंने इधर के साइड मोशन दिया तो बोलो सर आप इधर फोर्स दे रहे हो तो उसका तो डायरेक्शन बदल जाएगा, नहीं राइट में नहीं बदलेगा। अगर उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, आप उधर से फोर्स दे रहे हो तो अब हो जाएगा 8, अब हो जाएगा 7, अब हो जाएगा 6, अब हो जाएगा 4, एक टाइम के बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद वो पूरा मुड़ जाएगा। कभी भी अगर उधर से धक्का आ रहा है तो राइट है वो अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा, बस उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। किस चीज की वैल्यू, उसकी स्पीड की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका स्पीड यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे इसका स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इस जगह पे क्या कर रहा है, यहां पे भी इसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज तो हो रहा है लेकिन कौन से वाले टाइप का चेंज हो रहा है, डिक्रीमेंट का हो रहा है। लेकिन देखो उसके डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर मैं पहले इधर की तरफ मूव कर रहा था, उधर से फोर्स आया, मेरा बॉडी डीएक्सेलरेट करने लग गया तो मेरा स्पीड घट रहा है, लेकिन घट तो इसी दिशा में रहा है ना, डायरेक्शन तो अभी भी मेरा उतना ही है, डायरेक्शन में कोई बदलाव तो आ नहीं रहा, तो डायरेक्शन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। समझे बात को। अब देखिए इस टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है, इस टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है जिसमें क्या होता है, बॉडी जो है वन डायमेंशन में मूव करता है और जिसमें क्या होता है, स्पीड तो बदलता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलता। मतलब आपका स्पीड बदलता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलता, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका वेलोसिटी बदल जाता है ना। वेलोसिटी को बदलने के दो तीन तरीके होते हैं, या तो इसको बदलो उसको ना बदलो, या तो उसको बदलो इसको ना बदलो, या तो दोनों को बदल दो। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये बदल रहा है ये नहीं बदल रहा, उससे क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी बदल रहा है, और वेलोसिटी के बदलने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इस टाइप के जो एक्सेलरेशन होता है जिसमें क्या होता है, वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड बदलता है, डायरेक्शन नहीं बदलता, इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम आमतौर पे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो आपके एक्सेलरेशंस हैं, ये जो आपके एक्सेलरेशंस हैं, इन एक्सेलरेशन को कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस केस में ये क्या करता है, सिर्फ स्पीड को बदलता है, ये सिर्फ स्पीड को बदलता है, डायरेक्शन को नहीं बदलता है। स्पीड को बदलता है, डायरेक्शन को नहीं बदलता है। अब स्पीड ये बढ़ भी सकता है, स्पीड घट भी सकता है, ये काम पूरा वन डायमेंशन में होता है। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू आमतौर पे यही होता है dv by dt
या तो d²x बाई dt², या तो याद करो मैंने एक और एक फॉर्मूला बोला था आपको एक्सेलरेशन का, ये सब इंस्टेंटेनियस का ये लॉजिक है। ऐसा भी ले सकते हो आप, अगर वो आपका वेलोसिटी x में डिफाइंड हो तो v dv बाई dx, ठीक है। ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का लॉजिक। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो होता है जहां पे क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ देखो, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इधर पैरेलल, ये वाला केस क्या है देखो पैरेलल का है, और एंटी पैरेलल, देन आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इट इज रिटार्डेशन, और ये वाला जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। देखिए ए और बी क्या है, कोलिनियर, एक ही दिशा में है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब और ये बनता किससे है, स्पीड के चेंज से बनता है, स्पीड के चेंज से बनता है, डायरेक्शन के चेंज से नहीं बनता है। अब दूसरा चीज देखो, ये पहला केस था, दूसरा केस था, एक तीसरा केस स्टडी करते हैं। सपोज कीजिए कि आप स्पीड नहीं बदल रहे, डायरेक्शन को बदल रहे हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि आपके पास मान लीजिए बॉडी ऐसे मूव कर रहा है और आपने फोर्स ऐसे दिया, परपेंडिकुलरली दिया, तो उसका एक्शन किधर लगेगा, इधर के साइड लगेगा, एंगल 90 पे, एंगल 90 पे। इससे होगा क्या, ध्यान से बात को समझिए। आपने फोर्स ऐसे दिया, एक्सेलरेशन ऐसे आया, बॉडी कैसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था। अगर उसका वेलोसिटी इस दिशा में है तो इसी दिशा में उसका स्पीड क्यों बदलेगा। अगर मान लीजिए वो पहले ऐसे मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, ध्यान से बात को समझिए, वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मैंने इधर से फोर्स दिया, वो थोड़ा मुड़ जाएगा नीचे, वो थोड़ा मुड़ जाएगा, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। जब ऐसे धक्का मारोगे वो थोड़ा ऐसे हिल जाएगा, वो थोड़ा शायद हिल जाएगा, ऐसे ऐसे हिल जाएगा इधर के साइड, लेकिन उसके स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आप इस धक्का मारोगे ना, उसका स्पीड तभी भी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि उसका एक्चुअल मोशन इस दिशा में है। अगर आपने इसी दिशा में धक्का दिया होता है, ऐसे कि ऐसे, तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है, लेकिन आपने तो ऐसे दिया तो उसकी स्पीड में बदलाव नहीं आएगा, उसके डायरेक्शन में बदलाव आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसके स्पीड में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन में बदलाव आ जाएगा। डायरेक्शन में बदलाव आ जाएगा। पता है कैसा बदलाव आएगा, मैं वो भी बता देता हूं। ये आगे जाके जब हम रोटेशनल मोशंस पढ़ेंगे वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा। ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, सर्कल पाथ में आ जाएगा, सर्कुलर पाथ में आ जाएगा, इस टाइप के एक्सेलरेशन को। और ये जो एक्सेलरेशन है ये एक सर्कुलर पाथ में आ जाएगा, और ये इस सर्कल का अगर मान लीजिए सेंटर है, उस सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होएगा। मान लीजिए अगर ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, घूम के ऐसे आ जाएगा, ऐसे जा रहा था, आपने ऐसे फोर्स दिया, ये ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि जा तो ऐसे रहा था, आपने थोड़ा ऐसे फोर्स दे दिया, थोड़ा तो ऐसे टिल्ट हो जाएगा ना। अगर आप वो फोर्स देते रहो तो वो ऐसे हो जाएगा, वो रोटेशनल मोशन ले लेता है। और ये जो एक्सेलरेशन है जो कि v के परपेंडिकुलर है और इस सर्कुलर पाथ पे के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ पे फॉलो करने लग जाता है अगर आप इसी फोर्स को मेंटेन कर सको। जैसे मान लो आपने जब इसको ऐसे दे दिया तो ये ऐसे थोड़ा मुड़ गया, पहले ऐसे जाता, अब ऐसे मुड़ गया। जब अभी ऐसे जा रहा था तो आप ऐसे एक्सेलरेशन दिया, अब वो मान ली थोड़ा ऐसे मुड़ गया, उसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, तो आप एक्सेलरेशन ऐसे दो। अब जब वो ऐसे हो गया वेलोसिटी उसका, मान लो, तो उसको थोड़ा ऐसे दो। जब उसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई तो आप एक्सेलरेशन ऐसे दो। जब उसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई तो आप एक्सेलरेशन ऐसे दो। आप उस चीज को मेंटेन रखो कि जैसे भी जाए हर दिशा में मैं 90 डिग्री पे डालता रहूं, तो वो बॉडी पूरा गोल गोल घूमता जाएगा, ये बॉडी पूरा गोल गोल घूमता जाएगा। देखिए ये पूरा बॉडी गोल गोल, पहले वेलोसिटी ऐसा था, एक्सेलरेशन ऐसे, अब बॉडी, अब वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सेलरेशन ऐसे, अब वेलोसिटी ऐसे तो एक्सेलरेशन ऐसे, अब वेलोसिटी ऐसे तो एक्सेलरेशन इस दिशा में, अब वेलोसिटी ऐसे तो एक्सेलरेशन इस दिशा में, वेलोसिटी ऐसे तो एक्सेलरेशन इस दिशा में। एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ फिर डायरेक्टेड रहेगा, रेडियल इनवर्ड डायरेक्टेड रहेगा। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये तब आता है जब आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एक एंगल कितना आता है, 90 डिग्री आता है। ठीक है, समझ रहे हैं, 90 डिग्री आता है। अब इसका जो a डॉट v होगा वो क्या होगा, खुद सोचिए। a v cos 90 क्या होता है, 0। उसका मतलब कोई अगर आपको बोलता है कि एक बॉडी मूव कर रहा है उसका a डॉट v 0 है, तो बताइए कौन सा टाइप एक्सेलरेशन है। तो आप बोलोगे ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और अगर मान लीजिए a डॉट v जो है वो 0 नहीं आ रहा, वो 0 नहीं आ रहा,
ए डॉट वी जो है जीरो नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या होता है, ए डॉट वी जो होता है वो जीरो नहीं होता, या तो वो पॉजिटिव होता है या तो वो नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव होगा तो एक्चुअल एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। अगर नेगेटिव है तो वो क्या होगा, रिटार्डेशन है। लेकिन मुद्दे की बात है जीरो तो नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा तो जीरो से छोटा होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन जीरो हो जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला होता है, जैसे इसका ये नॉर्मल फॉर्मूला हुआ करता है, इसका भी होता है। मान लीजिए जब गोल गोल घूमने लग जाते हैं, सर्कल का एक रेडियस है मान लीजिए r, और ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा है मान लीजिए इसका है v, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, जान लीजिए, मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा जब रोटेशनल मोशन के टॉपिक्स आएंगे, वहां पे मैं डिराइव करके दिखाऊंगा ये फॉर्मूला आता कहां से। ये होता है v स्क्वायर बाई r, या तो इसको कभी कभार हम ओमेगा स्क्वायर आर भी बोलते हैं। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, आगे जाके आप पढ़ोगे जब कोई चीज गोल गोल घूमता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और आर आपका रेडियस है। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, समझे बात को। तो अगर आपका ए डॉट भी जीरो नहीं होता तो वो टेंजेंशियल, अगर ए डॉट भी आपका जीरो हो जाए तो उसका मतलब वो क्या है, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। पहले इसको लिख लीजिए। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा, अगर आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर कोलिनियर है, मतलब या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। और अगर 90 डिग्री पे है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या करता है, उसको घुमा देता है तो उसका डायरेक्शन बदल देता है। टेंजेंशियल क्या करता है, सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है, डायरेक्शन को नहीं बता चेंज करता। सेंट्रीपिटल क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को नहीं चेंज करता। अब अगर मान लीजिए दोनों ही हो जाए, अभी मैंने आपको क्या बोला था, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इनटू डायरेक्शन, ये बदले ये ना बदले, उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल। अच्छा, ये बदले ये ना बदले, उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर ये मान लीजिए दोनों ही बदल जाए, ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। वो कब हो सकता है कि सपोज कीजिए कि आपका बॉडी इधर की साइड मूव कर रहा है, वेलोसिटी इधर के साइड, और आपने फोर्स ऐसे एंगुलर पे दिया, ऑब्लिकली दिया, एक्सेलरेशन इस दिशा में हो रहा है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट। अब देखिए, ये ना 90 डिग्री पे है ना पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो क्या होगा, इस ए का अगर आप मान लीजिए रिजोल्यूशन कर लेते हैं तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा आपका, ए कॉस थीटा, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा आपका, ए साइन थीटा। अब देखिए, ये जो ए कॉस थीटा है वो इस दिशा में है, ये कोलिनियर है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं हो गया। ये कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज एक्टिंग लाइक अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दिस कंपोनेंट जो इसके पूरे परपेंडिकुलर है v के, दिस इज एक्टिंग लाइक द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। इसका मतलब है ये जो आपका वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये जो आपका ए वेक्टर है, ये दो चीज से बन रहा है, एटी वेक्टर एंड एसी वेक्टर, है ना, दो वेक्टर से बन रहा है। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के बीच एंगल क्या है, एटी और एसी के बीच एंगल कितना है, 90। देखिए, ये और इसके बीच एंगल क्या है, 90। उस लॉजिक से सोचिए, अगर मैं कोई आपसे पूछे कि एटी और एसी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो आप बोलोगे जीरो। क्यों, अरे दोनों 90 डिग्री पे होता है, एटी लगता है ऐसे, एसी लग रहा है ऐसे। मान लीजिए मोशन ऐसे जा रहा है तो 80 इधर की साइड ही होता है, मोशन की साइड, और एसी क्या होता है 90 पे होता है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना, 90। तो इन दोनों एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। अब देखिए, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 80 और एसी से बन रहा है। अगर कोई आपसे पूछे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 80 का स्क्वायर एसी का स्क्वायर, 280 एसी cos 90, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए एक वेक्टर होता है आर वेक्टर, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos थीटा, थीटा क्या है cos 90, तो वो जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली आपको मिला क्या, 80 स्क्वायर और यहाँ पे एसी स्क्वायर, है ना। चेक करके देखिए, अगर आप यहाँ पे डालते भी हैं, अगर आप डालते भी हैं, 80 का वैल्यू कितना था, ए cos थीटा, तो अगर आप यहाँ पे ए स्क्वायर cos स्क्वायर कर दे, और एसी क्या था, ए साइन थीटा, तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कर दीजिए, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाता है, बचा ए स्क्वायर। हाँ, तो सही तो है ये फॉर्मूला, देखिए ए का मैग्नीट्यूड तो बता रहा है, समझ रहे बात को। इसका मतलब ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। अगर आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना और किसी ऑब्लिक एंगल पे आ रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, मतलब उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐड करके रूट ओवर कर दीजिए। आप चाहे तो उसको ऐसे भी दिखा सकते थे, अगर ऐसे को मैग्नीट्यूड दिखाना है, टेंजेंट का लॉजिक क्या होता था बेटा, डीवी बाई dt का स्क्वायर होता था, और ये जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या होता था, मैंने आपको बोला था v स्क्वायर बाई आर भी होता है, ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते थे, ठीक है। मतलब अगर ऑब्लिकली आए तो उसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट मिलेंगे, मतलब इसके कारण हो क्या रहा है, अगर इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड चेंज हो रहा है, और अगर ये वाला कंपोनेंट मिल रहा है उसका मतलब क्या है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है।
मतलब ये वेलोसिटी को किस तरह से चेंज करेगा, दोनों को चेंज करके करेगा। टेंजेंशियल में क्या था, ये वाला केस किसका था, टेंजेंशियल का था, ये वाला केस किसका था, सेंट्रीपिटल का था, ये दोनों को मिला के है। इसके अंदर आपको टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल दोनों इकट्ठा मिलेंगे। जब दोनों इकट्ठा आएगा तभी ये क्या हो पाएगा, बदल पाएगा। और तीनों ही केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपका बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं नेट ये सब क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है, नेट एक्सेलरेशन ही है। स्पीड को बदलने से, डायरेक्शन को बदलने से, दोनों को बदलने से। और जब दोनों को बदलते हैं उसमें टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों साथ में काम करता है। अच्छा, अब और एक चीज देखिए, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निकालने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ए ऐसे ऑब्लिकली जा रहा है, तो आप ए डॉट वी को आप लिख सकते हो ए वी कॉस थीटा। अब थीटा मेरे को नहीं पता, अभी होगा कुछ, ये 0 नहीं है, 90 भी नहीं है, कोई रैंडम कोई एंगल होगा, 30, 45, 60 कुछ होगा। अब मान लीजिए अगर मैं ए कॉस थीटा को इधर रखता हूं और वी को यहां पे कर देता हूं, इस ए कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और यहां पे आपका वी और यहां पे आपका ए डॉट वी। इस वी को आप नीचे कर दीजिए, तो देखिए आपको एक फॉर्मूला मिल गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को निकालने का फॉर्मूला मिल रहा है। मतलब अगर आपका वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन ऐसे है किसी एंगल पे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, तो आप क्या करो, दोनों का डॉट कर दो, फिर उसको v के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये काइंड ऑफ एक फॉर्मूला है। अगर आपको a और v दे दिया जाए एग्जाम में और आपसे पूछे इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, तो आपको सीधा आ जाएगा। दिस द मेथड। अगर मान लीजिए आपने a क्रॉस v किया और उसका मैग्नीट्यूड किया, अगर आपको पता है a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b, कोई दो वेक्टर है a क्रॉस b, तो क्या होता है, ab sin थीटा n कैप। अब मैं उसका मैग्नीट्यूड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, a v sin थीटा, कोई n कैप वगैरह कुछ आएगा नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है। लेकिन अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं देता तो यहां पे कुछ n कैप आ जाता, तब ये वेक्टर रह जाता। मगर मैं मैग्नीट्यूड दे रहा हूं तो डायरेक्शन यहां पे नहीं जाएगा। अब ये जो a sin थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद करो a sin थीटा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और साथ में आपका v, इस v को नीचे कर दो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका, अपॉन v। ये भी फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको a भी दे दिया जाए वेक्टर के फॉर्म में, आपसे पूछे इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट आएगा वो निकालो, तो उसका क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकाल लो। आप इसको v क्रॉस a भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, a क्रॉस v क्रॉस a की बात होती है, फिर उसके v के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ऐसा करोगे तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ रहे बात को, ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। तो उसका लॉजिक है, आप चाहो तो इस जगह पे भी ऐसे लिख सकते हो। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लिख रहे थे तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते, ये आपका क्या था, टेंजेंशियल था, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। और सेंट्रीपिटल में क्या आ रहा है भाई, a क्रॉस v मैग्नीट्यूड अपॉन v, आप इसका भी स्क्वायर लिख सकते हो। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए ये एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, घुमा घुमा के नई नई चीजें निकालता जा रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है आपका, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है आपको। ठीक है, चलो इसको लिख लीजिए। अब इस लेक्चर के अंदर थोड़ी बहुत एक दो चीजें और बाकी है, मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए, लेक्चर जो है ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ ही है। अभी तक एंडिंग नहीं हुआ, नहीं बोलो सर आज तो आप जान निकाल के छोड़ोगे, नहीं जान नहीं निकाल रहा, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडिंग में आ ही चुके हैं। देखिए लास्ट में कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक जितना भी हमने समझा उसके बेसिस पर देखें, कुछ चीजों को हम समराइज करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन जितने भी किस्म के आते हैं उसके बेसिस में हम मोशन को तीन तरह से स्टडी कर सकते हैं। एक आपका केस होता है जहां पे एक्सेलरेशन आपको 0 मिलता है। एक आपका केस होता है जहां पे, मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूं, एक आपका केस होता है जहां पे एक्सेलरेशन 0 आता है। एक आपका केस आता है जहां पे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म बोलते हैं। और एक आपका केस आता है जहां पे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इन तीनों चीजों से हमें क्या समझ आता है, क्या समझ आता है सर, ये क्या इतना इंपॉर्टेंट चीज है? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा क्या समझ आता है, एक्सेलरेशन जब आपका 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, उसका मतलब है अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाऊं, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, मतलब आपका ग्राफ कैसे जाएगा, लाइक दिस, इस टाइम एक्सेस के ऊपर ही चला जाएगा इससे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा, उसका लेवल 0 पे ही है और 0 पे ही रहेगा। अगर मैं v और t ग्राफ की बात करूं तो कैसा आएगा, आप खुद सोच के देखो। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है कि आपके वेलोसिटी में कोई चेंज आया नहीं, आपका बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, अगले मूवमेंट में गया तो 5 मीटर पर सेकंड, अगले मूवमेंट में गया फिर 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं vt ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा भाई, लाइक दिस।
मतलब वेलोसिटी कैसा आ रहा है आपका, कांस्टेंट आ रहा है। मतलब एक्सीलरेशन जब आपका 0 हो रहा है तो आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है भाई, कांस्टेंट हो रहा है या यूनिफॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसका एक्सटी ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा, आपको याद हो जब एक्सटी ग्राफ में अगर लाइन ऐसे जाता है उसका मतलब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना। एक्सटी ग्राफ में लाइन ऐसे जा, एक्सटी ग्राफ क्या बताता है, dx dt क्या बताता है, वेलोसिटी तो बताता है, डेल्टा x डेल्टा t क्या बताता है, वेलोसिटी तो बताता है। तो अगर वो ऐसे जा रहा है मतलब क्या है, वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब एक्सटी ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इस टाइप का जो केस होता है जहां पे आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होता है, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन विथ 0 एक्सेलरेशन, और आप कह सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी। ये सारे शब्द सिनोनिम्स हैं, तो कभी आपको दिख जाए यूनिफॉर्म मोशन तो समझ जाना वो कह रहा है कि 0 एक्सेलरेशन है, या समझ जाना कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, इसके ऊपर मोशन के जो 3 इक्वेशंस होते हैं ना, जैसे v = u + at, s = u² ut + ½ at square, v² - u² 2s, ये सब काम नहीं करता, उसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन काम करता है। तो क्यों नहीं काम करता उसका भी आपको रीजन बताता हूं। अगर आप ये वाला लिखते हो v = u + at, एक को तो आप 0 कर दोगे, ये वाला टर्म तो हट जाएगा, तो v = u मिला। हाँ, तो उससे आपको क्या मिला, v = u, तो मुझे पता है v = u होगा। v = u का मतलब क्या, आपका वेलोसिटी बदल नहीं रहा। हाँ, वही तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं तब से कि आपका वेलोसिटी नहीं बदलेगा, कांस्टेंट है। एक्शन को 0 कर दो, वेलोसिटी नहीं बदलेगा। हाँ, तो उससे मुझे नया क्या फॉर्मूला मिला वो तो मेरे को पहले से पता था। तो इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ फॉर्मूला। इज इट अ फॉर्मूला? नो, इट इज नॉट अ फॉर्मूला। अगर मैं सेकंड वाला फॉर्मूला देखता हूं तो वो क्या होता था, ut + ½ at², ये 0, ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, ये एक फॉर्मूला मिला, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, ये एक फॉर्मूला मिला जिसको मैं यूज कर सकता हूं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये वाला फॉर्मूला काम करता है। और अगर मैं लास्ट वाले फॉर्मूले की बात करूं, v² - u² 2s, a0, मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u² को उधर भेजो, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो। अरे फिर घूम के वही बता रहा है कि v तुम्हारा u के इक्वल है। अरे पता है मेरे को v = u के इक्वल होगा, क्योंकि वेलोसिटी आपका चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी फाइनल इनिशियल सेम ही रहेगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ, तो इससे मुझे फॉर्मूला क्या मिला, इससे भी मुझे कोई फॉर्मूला नहीं मिला। और फर्स्ट वाला जो v = at था उससे भी मुझे कोई फॉर्मूला नहीं मिला, सिर्फ सेकंड वाले से इतना सा फॉर्मूला मिल गया। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में जहां पे एक्सेलरेशन 0 होता है, सिर्फ यही फॉर्मूला काम करता है और कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। सिर्फ यही वाला फॉर्मूला आपका काम करता है और कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। अब आते हैं इसमें क्या है भाई, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं मान लीजिए इसका AT ग्राफ बनाता हूं क्या बनाता हूं, AT ग्राफ, एक्सेलरेशन होगा और वो कांस्टेंट होगा, तो ग्राफ उसका कैसे जाएगा, t के पैरेलल जाएगा। मैं 3 ग्राफ आपको करके दिखा रहा हूं, एग्जाम में ग्राफ्स बहुत आते हैं। अगर मान लीजिए इसका VT ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा। V और T ग्राफ क्या बताता है, VT ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो अगर यूनिफॉर्म जाएगा तो मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन इसका वेलोसिटी बदल रहा है, वक्त के साथ बदल रहा है, तो इसका x मतलब वेलोसिटी यहां पे तुम्हारा वेरिएबल है, वेलोसिटी यहां पे क्या है, वेरिएबल है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली चेंजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। तो अगर आप एक्सटी कर्व बनाएंगे तो एक्सटी कर्व कैसे जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मगर ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आपका मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 नहीं है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज का मतलब डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है। मतलब अगर डिक्रीमेंट हो तो यही ग्राफ, मान लीजिए VT का जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा, नीचे की तरफ दिखेगा समझ रहे, VT का जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा, वो रिटार्डेशन बताएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो बात तो यूनिफॉर्मिटी की है ना, एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म ही तो है। अच्छा, इस वाले के अंदर आपका एक्सेलरेशन जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बिकॉज ये आपका कांस्टेंट है, आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यहां पे वैलिड है। इसका मतलब v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² 2as, ये तीनों फॉर्मूले आपके वैलिड है। यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड।
एक ही तो फॉर्मूला आ रहा है, बाकी सारी इक्वेशंस तो, बाकी दो इक्वेशंस तो काम भी नहीं कर रहा, ये भी तोड़ मरोड़ के आ रहा है, एग्जैक्टली यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर भी नहीं लग रहा, बस यही काम है, मेन जो इक्वेशंस वो काम नहीं आता। अब आता है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका लॉजिक क्या है, अगर आप इसका एटी ग्राफ बनाओगे तो एटी ग्राफ ऐसे बनेगा भी नहीं, ये ऊबड़ खाबड़ बनेगा। वीटी ग्राफ बनाओगे हाँ तो वो भी ऊबड़ खाबड़ ही बनेगा, ऊपर और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। वीटी ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसका स्लोप विद एक्सेलरेशन बताता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन भी क्या नॉन यूनिफॉर्म। और एक्सटी ग्राफ, हाँ वेलोसिटी जब बदल रहा है तो एक्सटी ग्राफ भी कुछ ना कुछ रह जाएगा, जिसका सारा कर्व जो होता है नॉन लीनियर होता है। इसमें एटलीस्ट ये तो तुम्हारा लीनियर है, वो थोड़ा ऐसे सीधा जाता है, कांस्टेंट है। इसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन नॉट वैलिड, यहां पे भी आपका वैलिड नहीं होता, तो सिर्फ आपका वैलिड कहां पे होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ यहीं पे होता है। बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह पे लगाने लग जाता है, हर जगह पे काम नहीं करता, सिर्फ इस वाले केस में करता है, यहां पे भी नहीं करते, यहां पे भी नहीं करता। यहां पे क्यों नहीं करता, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। वहां पे क्यों नहीं करता, वहां पे क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये फॉर्मूला आप लगाते भी हो तो एक्सेलरेशन तो आपका फिक्स नहीं है ना, वो तो आपका बदल रहा है। तो आपको अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू डालनी भी है तो आप क्या डालोगे, वो तो हर मोमेंट पे बदल रहा है, तो आपके पास कोई फिक्स वैल्यू है नहीं। जब फिक्स वैल्यू है नहीं तो आप इस फॉर्मूला को यूज कैसे करोगे, यू नीड सम फिक्स वैल्यूज फॉर ऑल दिस पैरामीटर्स, है नहीं तो क्या करोगे, फंस गए ना। तो यहाँ पे काम नहीं करता। फिर यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे आपका काम करता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। जैसे ये सब चीजें नहीं होती आपकी, जैसे वेलोसिटी हो गया dx by dt, अच्छा x या डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया डेल्टा x जो हो गया वो हो गया v dt, इंटीग्रेशन t1 से t2 तक। फिर जैसे एक्सेलरेशन जो होता है वो dv by dt होता है, तो डेल्टा v जो हो गया वो a dt हो गया t1 से लेके t2 तक। ये जो कैलकुलस का सारा लॉजिक लगता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो यही काम करता है। ओके, और इस मोशन को हम याद रखिए, इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। इस वाले को, ये शब्द आपको कई जगह पे दिखेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप देखेंगे जहां पे ये टर्म आपको दिखेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वहीं पे ये इक्वेशंस दिखेंगे, क्योंकि ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है। ओके, इसको लिख लीजिए। अच्छा, तो इस लेक्चर का एंडिंग करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। वो न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेगा, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट। लकीली दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट। जैसे कि आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक पहुंचना है, ठीक है, तो आपको बेसिकली बेटा क्या करना पड़ता है, dx by dt करना पड़ता है। तो आपको क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। और कौन सा वेलोसिटी मिलता है, इंस्टेंटेनियस मिलता है ना। और मान लीजिए आप अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आना चाहते हैं, अब ये दो बात पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपका वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा dv by dt, और अगर आपका वेलोसिटी x का फंक्शन है तो आप चाहे तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था dv by dx। लेकिन सारी चीजें किसके लिए है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए है, तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, क्योंकि हम जो भी सारा कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कर रहे हैं। ये सारा जो केस है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, और इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड नहीं होते। अब अगर, अच्छा और एक चीज, अगर मान लीजिए आप ai को लिख रहे हैं dv by dt, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मगर यहां इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको x को दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक बार फिर दो बार, और वेलोसिटी से यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अगर वो टाइम में है तो। अब अगर देखिए आप एक्सेलरेशन से इसकी तरफ जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। आपने जब इधर से इधर आए तो आपको क्या करना पड़ा, डिफरेंशिएशन, है ना, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ा। तो उस लॉजिक से अगर आप इधर से इधर की साइड जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब देखिए आप अगर इधर से इधर आ रहे हो तो कैसे आएंगे, अब एक्सेलरेशन ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, एक्शन का फॉर्मूला ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ये वाला सीन है, मान लीजिए इफ आपका जो v है वो टाइम का फंक्शन है, तो क्या सीन बनेगा, देखिए ai जो होता है वो dv by dt होता है, dt को ऊपर चढ़ा दीजिए, dv यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, ये t1 से लेके t2 तक, और ये आपका क्या कहते हैं v1 से लेके v2 तक, ये d और इंटीग्रल कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा बेटा, v2 माइनस v1 जो अपने आप में क्या होता है डेल्टा v, और यहाँ पे क्या मिल रहा है a dt।
अब एक चीज याद करके देखिए, मैंने आपको एक चीज बोला था, तब मैंने बोला था कि बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है वो ए डी टी t1 से लेके t2 तक, और आपका जो इंटरवल गैप होता है, इंटरवल t1 से लेके t2 तक, ये होता है। ऐसा मैंने क्यों बोला था? अब ध्यान से देखिए, ए डी टी का इंटीग्रेशन t1 से t2 क्या आ रहा है आपका? डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है बेटा आपका? t2 माइनस t1। ये आपका क्या है? t2 माइनस t1, तो वो क्या है? डेल्टा t। तो डेल्टा v बाई डेल्टा t तो एवरेज एक्सीलरेशन ही होता है। समझ रहे? मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको क्यों लिखवाया था? दिस इज द रीजन। मैंने आपको बोला था बाद में बताऊंगा। अब आपको समझ आ रहा है कि एडीटी तुम्हारा डेल्टा v होता है, नीचे तुम्हारा डेल्टा t, तो मिला के डेल्टा v बाई डेल्टा t एवरेज एक्सीलरेशन। अच्छा, अब अगर मान लीजिए अगर आपका वेलोसिटी x में डिफाइंड है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला फिर क्या आ जाता है आपका? v dv बाई dx। आप dx को यहां पे चढ़ा दीजिए, v dv यहां पे रख दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। अब यहां पे किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है? ऐसा इंटीग्रेशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो ये पोजीशन है तो आपको x1 से x2 करना पड़ेगा, और ये वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो आपको v1 से v2 करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो एक चीज ध्यान से देखिए, जब हम इधर से इधर आ रहे थे तो आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का, तो आपको मिला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां से यहां तक आया तो आपने इसका डेरिवेटिव किया तो आपको मिला इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। लेकिन जब आप इधर से इधर जा रहे हैं एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी नहीं मिल रहा, आपको क्या मिल रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको क्या मिल रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, एक किस्म से वेलोसिटी ही है मगर कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर मान लीजिए आप इधर से इधर जाना चाहते हैं, आपको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको? v को। अब v क्या होता है बेटा? dx बाई dt। आप dt को इधर उठा दीजिए तो यहाँ पे dx आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये x1 से x2 तक, ये t1 से t2 तक। इसको अगर आप फर्दर खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, जो कि क्या है? डेल्टा x। इसका मतलब जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पोजीशन नहीं मिलेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि ये जो क्या होता है, ये चेंज इन पोजीशन है। तो चेंज इन पोजीशन क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट ही तो बताता है। मतलब इधर से इधर आए, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करो तो डिस्प्लेसमेंट, इसका डेरिवेटिव करो तो एक्सीलरेशन। लेकिन इसका डेरिवेटिव करो तो, जैसे वेलोसिटी का डेरिवेटिव किया था एक्सीलरेशन, लेकिन एक्सीलरेशन का डेरिवेटिव करो तो आपको वेलोसिटी नहीं मिलता, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब इधर से आते हैं तो एक्सीलरेशन मिलता है, लेकिन इधर से इधर जब जाते हैं तो वो वेलोसिटी नहीं, वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। बाकी सब एक ही है। ठीक है, ये ट्रिक जो है इसको हमेशा याद रखिएगा। ऊपर से नीचे आए तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ा, नीचे से ऊपर जब जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है? इंटीग्रेशन। और ये मेथड्स आपको कहां यूज करना पड़ता है? फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जहां पे आपका एक्सीलरेशन जो होता है वो वेरिएबल होता है, और वहां पे आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो वहां पे वैलिड नहीं होता। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। तो चलिए आज का जो लेक्चर है एक्सीलरेशन का हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम तो है नहीं, उसके लिए आपको अलग से वीडियोस मिल जाएंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट है आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।